जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टीआरई 3 का री एग्जाम वाला क्वेश्चन देखेंगे, 6 to 8 वाला। हम लोग 6 to 8 वाला ही एसएसटी वाला देख चुके हैं, टीआरई 2 का, टीआरई 3 का, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो चुका है, टीआरई 2 का भी और टीआरई 3 का भी। ये री एग्जाम जो कैंसिल हुआ था टीआरई 3 वाला, उसका पेपर है। तो हम लोग इसका आज देखेंगे, टीआरई 3 वाला। और हम जर्नल स्टडीज का भी चढ़ा चुके हैं, टीआरई 2 का और टीआरई 3 का, दोनों जर्नल स्टडीज का भी डाले हैं वीडियो, उसको भी आप लोग। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं 71 वाला, जो हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है, सोशल साइंस का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन 71 वाला है, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? इसका आंसर है, इसका ऑप्शन पहले देखते हैं। ए वाला कह रहा है वैशेषिक, बी मीमांसा, सी न्याय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी वाला, न्याय। इसका देख लेते हैं कौन क्या क्या चीज किया है। जैसे वैशेषिक का प्रतिपादक कौन था? वैशेषिक का प्रवर्तक कनाद मुनि, वैशेषिक का प्रवर्तक कनाद मुनि, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बादरायन। ये हमको याद रखना है हम लोग को, ये आता है बार बार। ये क्वेश्चन थोड़ा घुरा के पूछा गया है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 72 वाला। 72 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 1901 में दादाभाई नौरोजी, 1901 में दादाभाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई निभाई गई। ये कह रहा है ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, बी जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत करना, सी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विचार का प्रचार करना, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 72 वाला। दादाभाई नौरोजी इतिहासकार नहीं, ये एक अर्थशास्त्री थे। इसने ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसके लिए? ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला है। इस बुक में क्या किया है? ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला है। इस बुक में इसके पूरा विश्लेषण है। दादा भाई नौरोजी जो थे वो 2 मई 1867 को 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेप टू इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया भी बुक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। कब मतलब वो क्या था? 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख, अपने पुस्तक इंग्लैंड डेप टू इंडिया में प्रस्तुत किए गए ब्रिटेन भारत के अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश का संपदा को छीन रहा है। ये इस बुक में ये कहा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन बताता भाई नौरोजी कौन कौन बुक है? एक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो है ही, और एक इंग्लैंड डेप टू इंडिया भी है। ये भी दादा भाई नौरोजी की बुक है, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। राजा जनता, इसने दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 वाला। 73 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत में पहली सूती मिल कपड़ा मिल कब स्थापित किया था ये बताना। ए में कहा गया है एक 1818, बी में 1861, सी में 1864, 1854, डी में एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 73 वाले का? इसका आंसर होगा ए वाला, 1818। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल, पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1818 में, पर यह सफल नहीं हुआ था। दूसरी बार सफल कब हुआ था? 1854 में। 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। 1818 में जो सूती मिल का कपड़ा का मिल लगाया गया था वो कहाँ लगाया था? फोर्ट ग्लास्टर में। ये सफल नहीं हो सका था। 1854 में मुंबई में, फिर 1854 में, 1854 में कवासजी डाबर ने मुंबई स्पेनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से सूती वस्त्र फैक्ट्री की स्थापना की थी। कब की थी? 1854 में जो सफल हुआ। और किसने की थी? 1854 में जो पहली सूती मिल लगाया गया था मुंबई में, वो सफल हुआ था। कौन किया था? कवासजी डाबर। और कहाँ किया था? मुंबई। क्या कंपनी का नाम क्या था? बॉम्बे स्पेनिंग एंड वीविंग। 1855 में बंगाल के रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा जूट कारखाना लगा था।
जूट कारखाने का भी पिछली इसमें टीआरई 2 वाले में क्वेश्चन आ चुका है कि जूट मिल सबसे पहले कहाँ लगा था और कब लगा था। ये 1855 में लगा था। कहाँ लगा था? बंगाल के रिसरा में। कौन लगाया था? जॉर्ज आर्कलैंड ने लगाया था जूट कारखाना। बंगाल के रिसरा में 1855 में जूट कारखाना लगा था। और पहली बार सूती कपड़ा मिल 1818 में लगा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। फिर 1854 में लगा बम्बई में, जो सफल हुआ। कवासजी डाबर ने लगाया था 1854 में मुंबई में, कवासजी डाबर। ये याद रखना है, टीआरई 4 में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 वाला क्वेश्चन। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत के ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? ए कह रहा लाला लाजपत राय, बी करतार सिंह सराभा, सी भगत सिंह, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 74 का आंसर होगा 74 वाला, इसका आंसर होगा बी करतार सिंह सराभा। गदर आंदोलन के क्रांतिकारी आंदोलन जिसे उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? करतार सिंह सराभा। इसमें और भी थे। इस पार्टी के, गदर पार्टी के अन्य प्रमुख नेता थे रामचंद्र बरकतुल्ला, इसके एक और नेता थे रामचंद्र बरकतुल्ला, रामदास पुरी और सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, परमानंद भाई परमानंद और भगवान सिंह पंडित, काशीराम आदि और भी थे। इनमें कौन कौन मुख्य था? ये तो करतार सिंह सराभा थे ही, एक थे रामचंद्र बरकतुल्ला, रामदास पुरी, सोहन सिंह भाकना भी थे गदर पार्टी में। करतार सिंह सराभा भी थे, भाई परमानंद थे और भगवान सिंह थे, पंडित काशीराम थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था गदर अखबार का पहला प्रकाशन? 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था, जो था उर्दू में। पहला अखबार गदर जो निकला था पहला 1 नवंबर 1913 को, वो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छपने लगा। गुरुमुखी पंजाबी जो लोग बोलता है, वो गुरुमुखी लैंग्वेज होता है उसका। वो कब छपने लगा? 9 दिसंबर को। नवंबर में स्टार्ट हुआ 1 नवंबर में, और 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छपने लगा। इससे पहले पृष्ठ पर छपा था। इसके पहले पृष्ठ पर जो छपा था वो था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल भी थे और सोहन सिंह भाकना भी थे। अब देखते हैं 75 नंबर वाला। मूला, मशक्कत और बोलन क्या है? मूला, मशक्कत और बोलन तो पढ़ा हुआ रहता है आदमी का, स्टूडेंट लोग का ये तो ज्यादातर पता रहता है, लेकिन मूला और मशक्कत ये पता नहीं होता। लेकिन एक से हम लोग आंसर लगा सकते हैं। ए कह रहा है कश्मीर का शहर, बी ये सब क्या है ये बताना है। बी कह रहा है पर्वतीय दर्रे, सी कह रहा है पर्वतीय चोटियां, डी इसमें से कोई नहीं, इसमें से एक, डी एक से अधिक और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 75 का आंसर होगा पर्वतीय दर्रा। बोलन दर्रा है, मूला भी दर्रा है और मशक्कत भी दर्रा है। बोलन दर्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है, जो क्वेटा का जैकोबाद से जोड़ता है। क्वेटा को जैकोबाद से जोड़ता है बोलन दर्रा। हम लोग देखते हैं 76 वाला। ये ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन पूछ लिया है हिस्ट्री में। 76 वाला क्या कहता है? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह भी के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? ये तो 1946 में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। इनके प्रदर्शन 3 झंडे थे। इनका जो प्रदर्शन होता था उसमें 3 झंडा होता था, एक कांग्रेस का तिरंगा झंडा, एक लीग का हरा झंडा, एक कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। ये तीनों पार्टी को मिला के हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 वाला। 77 वाला क्या कहता है? क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? पहला वायसराय और
गवर्नर जनरल कौन था? पहला वायसराय, जो पहला गवर्नर जनरल होगा वो वही पहला वायसराय होगा। ये थे। ए कह रहा है लॉर्ड कैनिंग, बी कह रहा है लॉर्ड डलहौजी, सी कह रहा है लॉर्ड मिंटो, और डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। पहले कहा जाता था गवर्नर जनरल, फिर वायसराय आया 1958 में, जब 1857 वाला विद्रोह हुआ तो उसके बाद गवर्नर जनरल को हटा के वायसराय कर दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ए वाला आंसर ए वाला होगा, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, मतलब आखिरी गवर्नर जनरल। तो इसी को वायसराय का पद दे दिया गया, तो ये आखिरी गवर्नर जनरल हो गया, पहला वायसराय हो गया। ये पहला आखिरी गवर्नर जनरल था, जो आखिरी था वही पहला वायसराय हो गया, क्योंकि इसी का गवर्नर जनरल का पद हटा के वायसराय का पद दे दिया गया उसको, और वो क्राउन के अंडर में आ गया। अब 78 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 78 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 19वीं सदी के अंत में 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? ये कह रहा है जदुनाथ शर्मा, बी कह रहा है टिकेंद्रजीत सिंह, और सी रानी गायदिन्लू, और डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर होगा ई वाला। 78 का आंसर ई वाला होगा, क्योंकि 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में उपयुक्त में से कोई नहीं था। इसमें से कोई नहीं था। इसमें क्या था? तिरसी तिरसी युकांग नाम, ये सबका नाम थोड़ा गजब है नागालैंड और मिजोरम वाले की तरफ से। और रानी गायदुनलू जो थी वो नागालैंड की झांसी की रानी कहा जाता है। रानी गायदुनलू को, इसको नागालैंड की झांसी की रानी कहा जाता है। अगला देखते हैं 79 वाला। 79 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 79 वाला क्वेश्चन देखते, देखिए ये कब हो गया, ये कब एग्जाम हुआ था? 19/7/2024 में। 79 वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। साविन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। मतलब गांधी जो दांडी मार्च किया था वो दूरी कितना तय किया था? शुरू से लास्ट तक कितना दूरी था? ये दूरी था, सीधा याद कर लीजिए इसको, 241 मील। कितना था? मील में 41 मील था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, नमक आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में नमक बनाने का कानून तोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 समर्थकों के साथ, मतलब 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। वो लगभग चलते चलते 241 मील दूर दांडी पर प्रस्थान किए। दांडी समुद्र किनारे है, गुजरात में ही है। लगभग 24 दिन के बाद उनको, कितना दिन लगा? 24 दिन। 12 मार्च से चले और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी चले साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। ये कुल कितना दिन हुआ? 24 दिन। गांधी ने नमक कानून तोड़ा, वहां नमक बनाया, मतलब नमक निकाल के उसका वाष्पीकरण किया और नमक बन गया, और नमक कानून टूट गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 80 वाला क्वेश्चन, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? यम क्या था? मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम जो वर्ड था वो किस लिए प्रयुक्त होता था? ये देखते हैं हम लोग। ए, भोजन भंडारण की तकनीक को यम कहते थे, या बी, कुरियर प्रणाली को यम कहते थे, या सी, संहिता, कानून संहिता को यम कहते थे, और डी है एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। क्या किसको क्या यम कहा जाता था? यम कहा जाता था कुरियर प्रणाली को। बी वाला आंसर सही है। यम कहा जाता था कुरियर प्रणाली में। किस शासन में कहा जाता? मंगोल साम्राज्य में। मंगोल साम्राज्य में यम कहा जाता था कुरियर प्रणाली को। हम लोग 81 वाला देखते हैं। 81 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? जो वर्ड इंपॉर्टेंट होता है उसको भी देखना पड़ेगा किताब में, वर्ड सबको याद रखना पड़ेगा। किसमें, जैसे ये मुगल में है, कितना वर्ड है, जकात, ये सब, ये बहुत सारा वर्ड है जो जिसका मतलब क्या होता है वो जानना जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड सब भी आता है। ऐसे अभी यम आया मंगोल साम्राज्य का, जो कुरियर प्रणाली था। हम लोग देखते हैं अगला वाला 81। प्रथम विश्व युद्ध
प्रथम विश्व युद्ध की किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति के दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? ए कहता है भारत सरकार अधिनियम, बी साइमन कमीशन, सी रॉलेट एक्ट, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका शासन था। ब्रिटिश नीति का उद्देश्य क्या था? असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना। ये तो रॉलेट एक्ट में हुआ था, बिना शासन के, बिना कानून के, बिना गिरफ्तार हो जाता था। सी वाला आंसर होगा इसका, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। अगला देखते हैं 82 वाला। 82 वाला क्या कहता है? 82 वाला क्वेश्चन, किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? किस घटना से गिरावट की शुरुआत हुई राष्ट्र संघ में? ए कह रहा है अबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण, बी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, सी जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 82 का आंसर क्या होगा? द्वितीय विश्व प्रकोप, जापान मंचूरिया पर आक्रमण, अबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण। इसका आंसर क्या होगा 82 का? 82 का आंसर होगा डी वाला, एक से अधिक। क्योंकि राष्ट्र संघ का विचार अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम में प्रकट हुआ था। राष्ट्रीय संघ का कौन किया था विचार? पहले दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। कौन दिया था? वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन के इसी प्रस्ताव को पेरिस सम्मेलन में क्रियान्वित किया गया। ये प्रस्ताव को किसमें क्रियान्वित किया गया? पेरिस सम्मेलन में, जिनका परिणाम था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में किया गया था। राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920। अभी यूएन है, पहले भी था, लेकिन उसको पहला विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था कि फिर से युद्ध ना हो, लेकिन फिर से युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध, इसलिए उसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया। फिर से यूएन बनाया गया, यूनाइटेड अंतरराष्ट्रीय संघ जो है अभी यूएन, जो इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में। अप्रैल 1946 में राष्ट्र संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इसका समाप्ति की घोषणा कब हुआ था? 1946 में, और उसके बाद ही नया अपना बना, जो अभी तक भी है, जो कोई काम का नहीं है। इस संगठन के लिए सबसे बड़ी विडंबना यह हुई कि राष्ट्र संघ का संस्थापक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही इसका सदस्य नहीं बन सका था। जो पहला जो बना था राष्ट्रीय संघ, उसमें उसका दिया था वुड्रो विल्सन ही, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही उसका प्रस्ताव दिया था राष्ट्र संघ बनाने का, लेकिन वो अमेरिका खुद उसका सदस्य नहीं बना था। यह अजूबा हो गया था। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, इसी के बाद द्वितीय विश्व का घोषणा हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 वाला। 83 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 83 वाला, 7वीं शताब्दी सीई के 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? 7वीं शताब्दी का बोल रहा है। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी में। ये 7वीं शताब्दी का बात हो रहा है। 7वीं शताब्दी में कौन था? हर्ष था, हर्षवर्धन। 83 का आंसर होगा बी, अशोक महान। ये तो पहले ही था, हर्षवर्धन था उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं था। डी एक से अधिक तो होगा नहीं, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी वाला, हर्ष। बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। कब आया था बौद्ध धर्म? 6वीं शताब्दी में। अशोक 273 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध का राजा बना था। अशोक कब बना था? 6वीं शताब्दी में आया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था बौद्ध धर्म। और अशोक का शासनकाल कब है? 273 ईस्वी के लगभग में। वो मगध का राजा बना था अशोक 273 ईस्वी के लगभग में, ईस्वी पूर्व के लगभग में, ईस्वी में नहीं, ईस्वी पूर्व के लगभग में राजा बना था। और 269 ईस्वी पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। 269 में उसका राज्याभिषेक हुआ था, 269 ईसा पूर्व में। और 273 ईस्वी में लगभग मगध का राजा बनाता था। लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी में उसका 269 ईस्वी में राज्याभिषेक, और उसका अशोक का राज्याभिषेक 4 साल बाद हुआ था। राजा बनने के, मगध के राजा बनने के 4 साल बाद 273 में राजा बना मगध का अशोक,
और 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर वाला। 84 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवार से विस्थापित रूप से निकाला गया? व्यवस्थित रूप से निकाला गया, व्यवस्थापित नहीं, व्यवस्थित रूप से निकाला गया। ऑस्ट्रेलिया का पूछ रहा है। ए कह रहा आत्मसात नीति, बी मूल शीर्षक अधिनियम, सी श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 84 का आंसर होगा आत्मसात नीति। ऑस्ट्रेलिया का आत्मसात नीति से आदिवासी बच्चों को परिवार से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था, आत्मसात नीति से। अब देखते हैं 85 नंबर वाला क्वेश्चन। 85 नंबर वाला क्या कहता है? राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? राष्ट्र संघ जो है हुई थी, इसकी स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? ए कह रहा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, बी ट्रायोन की संधि, सी कह रहा है वर्साय की संधि, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 85 का आंसर क्या होगा? वायसराय की संधि, वर्साय की संधि है। वर्साय की संधि। बोलने में कभी कदार मिस्टेक हो जाता है। किसके संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था? वर्साय की संधि, क्योंकि जर्मनी पर लगा था वर्साय की संधि, जो अपमानजनक था उसके लिए, क्योंकि एक तरफा संधि था। ये मित्र राष्ट्र वाला सब, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूरोप वाला सब जितना भी था वो जबरदस्ती थोपा गया था ये संधि। इसी से तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ। 1919 में 44 राष्ट्र के हस्ताक्षर के साथ, 1919 में हुआ था, 1919 में 44 राष्ट्र के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्र संघ की स्थापना के रूपरेखा तैयार किया गया था। राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने किया था, लेकिन अमेरिका देश इसका सदस्य नहीं बना था। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में निकला सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन, जो भविष्य में होने वाले युद्ध से राष्ट्रों को बचाने के लिए कार्य करने वाला था, लेकिन बचा नहीं सका और फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, इसलिए उसको हटा ही दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये वाला क्या था? ये बी नंबर, ब्रेस्ट, ए वाला ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि क्या है? ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में हुआ था। ये रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके बीच हुआ था? 1918 में रूस और जर्मनी के बीच। ये ए वाले ऑप्शन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 वाला। 86 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोला जाता है देसी भाषा को। वर्नाकुलर मतलब देसी भाषा। प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस वर्ष पारित किया गया था? ये किस वर्ष पारित किया गया था? ये क्या गया था? ए वाला कह रहा है 1878, बी 1885, सी 1880, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा, आप लोग को पता होना चाहिए, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। वर्नाकुलर कभी पूछता वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन जारी किया था, उसका नाम क्या था, और कभी पूछता इसका साल। इसका साल अभी पूछा है, इसका साल है 1878। वर्नाकुलर प्रेस भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसमें बोला गया था छापना है तो पहले हमको दिखाओ, उसका नाम भी होना चाहिए जो छाप रहा है, और जो हम बोलेंगे वही छपेगा, वैसा था उसमें। यह गंभीर प्रतिबंध लगाया गया था 1878 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। इस कानून को कौन रद्द कर दिया गया था? कौन रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। इसको रद्द किया था रिपन ने। कौन रद्द किया था? रिपन। इसको रद्द किया था रिपन। कब किया था रद्द? 1882 में। 1882 में लिटन ने लाया था, रद्द किया था रिपन ने। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसको 1882 में रिपन ने खत्म कर दिया। कौन खत्म कर दिया? ये रिपन ने 1882 में। और इसमें कुछ गद्दार भी था। गद्दार कौन था? पायनियर अखबार। पायनियर जो अखबार था उस समय का, उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो 1878 में आया था उसका समर्थन किया था। ये पायनियर अखबार जो था वो अंग्रेज का साथ दिया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, किस घटना के खिलाफ आंदोलन के लिए प्रेरक का काम किया। आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम कौन किया था, किस घटना के खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम कौन किया था। ए कह रहा बंगाल का विभाजन, बी कह रहा वायसराय की संधि, सी जालियांवाला बाग हत्याकांड, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। खिलाफत आंदोलन ये भारत का था ही नहीं, ये एक घटना था वहां, उस समय तुर्की ओटोमन साम्राज्य था तुर्की में, उसको हटाया जा रहा था। वो खलीफा पूरे दुनिया का मुस्लिम, वहां के राजा जो भी था वहां का, उसको खलीफा माना जाता था पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का। तो उसको इस पद को हटाया जा रहा था, वहां से हटाया जा रहा था। मित्र राष्ट्र लोग मिलकर, जैसे वर्साई की संधि हुई थी, वर्साई की संधि जर्मनी पर थोपा गया था, वैसे तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य पर भी थोपा गया था। उसको छोटे छोटे पार्ट में सब अपना बांट लिया था। इंग्लैंड अपना ले लिया थोड़ा पार्ट, दूसरा देश अपना ले लिया, और फ्रांस अपना ले लिया, मतलब थोड़ा थोड़ा बांट लिया आपस में। पहले ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, आधा यूरोप से, और इधर अरब में भी पूरा छाया हुआ था, और अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा था ऑटोमन साम्राज्य में। ये सब अंग्रेज ले लिया। ये वर्साई की जो संधि थी, इसका उत्प्रेरक का काम किया था। इसका आंसर होगा बी वाला। आंसर कौन होगा, बी वाला। ये जर्मनी के साथ हुआ था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि हुआ था जर्मनी के साथ, और तुर्की के साथ कौन सा संधि हुआ था, तुर्की के साथ हुआ था सेवर्स की संधि। उसका नाम क्या था, सेवर्स की संधि। ये कौन क्या था, मित्र राष्ट्र लोग। धुरी राष्ट्र था और मित्र राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी सब था, और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब था। कब संधि किया गया था, 1920 में, जंग खत्म होने के बाद, प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 वाला। 88 वाला क्वेश्चन, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। एक कह रहा है सिलेनेसेर द्वितीय, बी एसर 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 हदोन, सी असुरवनीपाल 668 से 627 ईस्वी पूर्व, डी एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। 88 का आंसर क्या होगा, 88 का आंसर होगा सी वाला, असर असर असरवनीपाल। 89 वाला देखते हैं। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की थी। 1940 के दशक में जो बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में। कब हुआ था, 1940 के दशक में। ये तो दो क्वेश्चन इसी में है। आंदोलन ने मांग की थी, इसलिए बोला जाता है कि कभी ऑप्शन क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन आंसर बन जाता है। अभी ये क्वेश्चन बना हुआ है। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। ए कह रहा जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन, बी कह रहा भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, सी कह रहा है फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 89 वाला क्या आंसर होगा, 89 वाला आंसर होगा भूमिहीन किसानों का अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, ये नहीं होगा। जमींदारी प्रथा का पुनर्उन्मूलन, ये भी नहीं होगा। ये सी वाला होगा इसका आंसर, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदार को दिया जाएगा। इसका मांग कर रहा था तेभागा आंदोलन में। 90 वाला ऑप्शन क्या कहता है, 90 वाला कहता है किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ए कह रहा है कालीबंगा राजस्थान, बी कह रहा है लोथल गुजरात, सी कह रहा है बनवाली हरियाणा, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है हमें कालीबंगा से। ये क्वेश्चन हल्का है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 वाला। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिसके यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन बन गई। यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई। कब हुआ था टिस्को का स्थापना, 1875। ए कह रहा है, बी 1907, सी 1857, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी वाला, 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। इसको को लौह अयस्क की प्राप्ति के गुरुम हिसानी, बादाम पहाड़ और ओडिशा नवामबुड़ी सिंहभूम से तथा कोयला की प्राप्ति झरिया के बोकारो से होती है।
92 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं 92 वाला। 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? कौन क्या था? ए कह रहा द फेडरलिस्ट पेपर्स। बी कह रहा है स्वतंत्रता की घोषणा। सी कह रहा है सामान्य ज्ञान। डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सामान्य ज्ञान, सी। सामान्य ज्ञान मतलब ये हिंदी करके बताया गया है, इसका मतलब ये बुक का नाम था कॉमन सेंस, इसको हिंदी में सामान्य ज्ञान लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 वाला। 93 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? ए कह रहा है विनायक दामोदर सावरकर। बी लाला हरदयाल। सी विपिन चंद्रपाल। डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 93 का आंसर होगा ए वाला, विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 वाला। 94 वाला ऑप्शन क्या कहता है? औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। ये कह रहा है आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई। बी दूर दराज के क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया। सी सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। ये कभी अंग्रेज करेगा? नहीं। दूर दराज के क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया, ये अंग्रेज भी नहीं करेगा। ये कर सकता है ए वाला, इसका आंसर हो गया। आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाला गया, मतलब वो अपना माल यहाँ भेजता था और यहाँ से पैसा ले जाके फिर वो माल बना के फिर वापस लाता था, ऐसा चक्र चलता रहता था। अब देखते हैं 95 वाला। 95 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? एएसआई के पहले महानिदेशक कौन थे? एएसआई के पहले महानिदेशक कौन थे? ये भी क्वेश्चन हल्का है। ए कह रहा है जॉन मार्शल। बी कह रहा है आर.डी. बनर्जी। सी अलेक्जेंडर कनिंघम। डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, इसलिए जवान पे रहना चाहिए। इसका आंसर होगा बी वाला। इसका आंसर क्या होगा? बी वाला होगा? नहीं, इसका आंसर होगा सी वाला, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के पहले महानिदेशक, पहले थे ये, पहले महानिदेशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 वाला। 96 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? ए कह रहा है शिमला समझौता। बी कह रहा है ताशकंद समझौता। सी कह रहा है पंचशील समझौता। डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 96 का आंसर होगा सी वाला, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता के कारण ये हुआ था चीन और भारत में युद्ध। पंचशील समझौता में क्या था? पंचशील समझौते के 5 सिद्धांत थे। इसमें क्या क्या था पंचशील समझौते में, हम लोग ये याद रखना चाहिए। इसका पंचशील समझौते में पहला था एक दूसरे के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पारस्परिक मान्यता। दूसरा था गैर आक्रमणकर्ता संधि, गैर आक्रमकता संधि। सी एक दूसरे के घरेलू मामलों में परस्पर हस्तक्षेप ना करना, समानता के साथ साथ पारस्परिक लाभ होना। डी साथ ही शांति से सह अस्तित्व रखना। 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में 2 जुलाई 1972 ईस्वी को एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे शिमला समझौता कहते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। इसी को ही मतलब शिमला समझौता कहते हैं, इसे शिमला समझौता कहते हैं। शिमला समझौता किसके साथ हुआ है? भारत पाकिस्तान के साथ। तो 1971 में बांग्लादेश वाला संघर्ष हुआ था, उसके बाद शिमला समझौता हुआ। ताशकंद समझौता जो है 10 जनवरी 1966 में हुआ था। यह एक शांति समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच। ताशकंद समझौता भी हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ है? 10 जनवरी 1966 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्या कहता है? 97 नंबर, पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। पंजाब में 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये बताना है।
ए कह रहा है बंदा सिंह बहादुर, बी कह रहा है खड़ग सिंह और सी भगत सिंह, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। 97 का आंसर क्या होगा? 97 का आंसर ई होगा, इसमें से कोई नहीं। फुल्का विद्रोह का नेतृत्व जो तीन ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कोई नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 वाला। 98 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 1917 क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविक का नारा क्या था? ये बताना है। एक, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। बी में कह रहा है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और सी शांति, भूमि, रोटी। डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 98 का आंसर दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। और शांति, भूमि, रोटी, ये बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था? ये था सी वाला। क्रांति, शांति, भूमि, रोटी, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये फ्रांस का नारा था, फ्रांस की क्रांति का। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। और ये शांति, भूमि, रोटी बोल्शेविक क्रांति का नारा था। और फ्रांस की क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा था। 99 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1854 का डिस्पैच किससे संबंधित है? 1854 का जो डिस्पैच था वो किससे संबंधित था? ए कह रहा है आधुनिक शिक्षा से, बी भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से, सी सामाजिक सुधार से, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 99 का आंसर होगा 90 आंसर का आंसर होगा डी। 99 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक क्यों? कि इसमें बहुत सारा था ऑप्शन। इसमें एक था जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वो डिस्पैच का किससे संबंधित है? वो डिस्पैच उपयुक्त में से एक से अधिक संबंधित। आधुनिक शिक्षा से भी था, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से भी था, सामाजिक सुधार से भी था। ऐसा कई सारा इसके अंदर बात था, जिसमें से ये सब है। जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व सरकार उठाए, ये भी था सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। पाश्चात्य मतलब पश्चिम का सभ्यता। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाए, अभी जैसे एनसीटीई है। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए, जिसके अंतर्गत लंदन स्थित विश्वविद्यालय के तर्ज पर, लंदन में जैसा विश्वविद्यालय उसी के तर्ज पर कलकत्ता में खोला गया, बम्बई में और मद्रास में उसे विश्वविद्यालय के स्थापित किया जाए। महिला शिक्षा क्रांति प्रोत्साहन दिया जाए। बेथुन के प्रयत्नों द्वारा महिला पाठशालाओं की स्थापना भी की गई। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा स्थानीय भाषा में, माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में, और कॉलेजों में भाषा अंग्रेजी अपनाने पर बल दिया गया। किसमें? प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा स्थानीय भाषा में, प्राथमिक विद्यालय में स्थानीय भाषा में, और माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी में, माध्यमिक अंग्रेजी में और स्थानीय भाषा दोनों में। माध्यमिक में था स्थानीय और अंग्रेजी दोनों में दिया जाए, और कॉलेज में सिर्फ अंग्रेजी में दिया जाए, ये बोला गया था इसमें। स्कूल शिक्षा के प्रत्येक प्रयत्नों में अलग अलग विभाग स्थापित हुआ और शिक्षा निदेशालय एवं निदेशक की नियुक्ति हो गई। प्रत्येक जिला में स्कूल खोला जाए। इसमें यह भी कहा गया था कि प्रत्येक जिला में स्कूल खोला जाए। संबंध निजी स्कूल को भी अनुदान दिया जाए। सेक्युलर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ये सब इसके अंदर था बोर्ड डिस्पैच के। अगला 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्या कहता है? हिटलर की आत्मकथा। हिटलर की जो आत्मकथा थी, जिसका जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजना को रेखांकित किया गया है, का शीर्षक है। इसका शीर्षक क्या था? दास कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स की है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भी कह रहा है, ये कह रहा इसी है, यहाँ ई दे दिया, ऑप्शन लिख दिया। मीन कैंप, ये हिटलर की है, सी वाला ऑप्शन, सी वाला मीन कैंप है। डी एक से अधिक, एक से अधिक तो नहीं, मीन कैंप है हिटलर का। क्योंकि हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन कैंप 2025 में अपने नस्लवादी विश्व दृष्टि की व्याख्या की। 1925 में हिटलर ने मीन कैंप घोषित किया था। वो एक पार्ट उसका मतलब 1925 में आया था, और एक पार्ट 1926 में आया था। एक राष्ट्र एक नेता एक नारा हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता एक नारा हिटलर ने दिया था। ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है अभी से। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र नामक पुस्तक लिखी है। कार्ल मार्क्स कौन कौन पुस्तक लिखी है? एक दास कैपिटल तो है ही, यहाँ कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की तो है ही, और एक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, ये भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। दास कैपिटल और
कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, ये भी दास कैपिटल की, मतलब ये कार्ल मार्क्स की है, और ये भी कार्ल मार्क्स की है, और ये भी कार्ल मार्क्स की है, और ये मेन काइम हिटलर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 वाला। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जैसे भारत का एकीकरण कौन क्या था? भारत का एकीकरण क्या था? लौह पुरुष सरदार पटेल। ए ऑप्शन है यूसेफ गैरिबॉल्डी, बी है मेजनी यूसेफ मेजनी, सी है ओटो वान बिस्मार्क, डी है एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 101 का आंसर होगा 101 का आंसर होगा बी वाला, मेजनी, यूसेफ मेजनी। इटली का एकीकरण का श्रेय मेजनी को दिया जाता है, लेकिन इसमें गैरिबॉल्डी भी था। इटली का एकीकरण इसका होना चाहिए आंसर एक से अधिक। बुक में दिया हुआ है डी वाला, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए डी वाला, एक से अधिक, क्योंकि ये भी था और ये भी था। गैरिबॉल्डी को तो इटली का तलवार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 वाला। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था? ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य आदिवासी कहाँ है के बीच उत्पन्न हुआ था? केरल, उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी वाला, इसका आंसर सी वाला, झारखंड। 1914 में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में 1914 में जो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था ताना भगत आंदोलन प्रारंभ? 1914 में। कहाँ हुआ था? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 103 नंबर वाला। 103 नंबर वाला क्या कहता है? मगध की राजधानी राजगिरह का प्राकृत नाम क्या है? राजगिरह का प्राकृत नाम क्या है? राजगिरह, ग्रहराज, पाटलिपुत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका क्या नाम है? ये सब जानता है, राजगिरह। राजगीर को राजगिरह प्राकृत में कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर वाला। 104 नंबर वाला क्वेश्चन, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास। वियतनामी राष्ट्रवादी, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से कवर करना पड़ेगा। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास 1930 में ये वाई विद्रोह का, येन वाई विद्रोह, मतलब एक खास विद्रोह का उधर वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पूछ रहा है। वियतनाम उतना नाम ही नहीं, ज्यादातर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चीन की क्रांति का पूछता है, लेकिन ये अंदर से वियतनाम का ही पूछ रहा है। येन वाई विद्रोह का क्या महत्व था? इससे क्या पता चलता है कि गहराई से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री भी। ऑप्शन है, इनमें फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया गया है। बी, इसके परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रवादी नेता को फांसी दी गई। सी, इससे वियत मिन की स्थापना हुई। डी, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 104 का आंसर होगा 104 का आंसर होगा ए वाला। इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत की, चिन्हित किया 1930 में। मतलब वियतनाम पर किसका कब्जा था? फ्रांस का। 10 फरवरी 1930 में टोकिन में सशस्त्र येन बाई विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 10 फरवरी 1930 में। येन बाई विद्रोह के नायक ग्युइन थाई होक और अन्य विद्रोही नेता थे। ये सबको गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया था। गिलोटीन फांसी होता है, गिलोटीन मतलब फांसी। उस समय का मतलब गिलोटीन एक यंत्र था, उसी पर चढ़ा दिया जाता था, फांसी जैसा था अभी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर वाला। 105 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? यूरोप में 1848 की क्रांति का मुख्य निम्न मार्गों में प्रेरित थी। निम्न मार्गों से प्रेरित थी 1848 की क्रांति, मुख्य निम्न मार्गों से प्रेरित थी। ए, आर्थिक समानता और समाजवाद, बी, धार्मिक स्वतंत्रता और शाही स्वतंत्रता, सी, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र, डी, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। यूरोप का पूछ रहा है, यूरोप 1948। यूरोप का लोग ज्यादा समझदार है, वो 1848 में ही क्या करा था? इसका आंसर
राजनीति सुधार का और लोकतंत्र, इसकी मांग उसी समय किया था ये लोग 1848 में ही। यूरोप में 1848 की क्रांति, 1848 की क्रांति के मुख्य मांगों में प्रेरित किया, सी वाला समझ रहे हैं 1848 में। उन लोग कितना आगे है, इसलिए हम लोग तो 1947 में आजादी है और वो 1848 में ही मांग किया और वो सफल भी हुआ। यूरोप पर कोई राज किया नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर वाला। 1878 में द हिंदू अखबार, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। इसका ऑप्शन है ए जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये थे। वीर राघवाचार्य, बी वाला कह रहा महात्मा गांधी तो नहीं था। 1878 में द हिंदू अखबार जो आया था वो 1878 में ही आया था। इसके जी सुब्रमण्यम तो थे ही। 106 का आंसर होगा डी वाला। 106 का आंसर कौन सा होगा, डी वाला, एक से अधिक होगा, क्योंकि इसमें ये थे और ये भी थे। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना उपयुक्त में से एक से अधिक ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत आकार देने में प्रभावशाली रहा था। द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर, एन एस राव आर पंतुल और एम वी राघवाचार्य द्वारा संपादित किया गया था। ये पहले साप्ताहिक था और 1889 मतलब 1889 में दैनिक समाचार पत्र हो गया, मतलब रोज छपने लगा 1889 से। 1878 में द हिंदू अखबार आया 1878 में, और 1889 से वो डेली हो गया। भारतीय समाचार पत्र के संपादक, कुछ भारतीय समाचार पत्र के संपादक जो अभी तो द हिंदू का गया और अगली बार कुछ दूसरे अखबार का आ सकता है, उसने देख लेते हैं उसका। उद्यन मार्तंड अखबार कौन निकाला था, इसके संपादक कौन थे, जुगल किशोर शुक्ला। जुगल किशोर शुक्ल किसके संपादक थे, उद्यन मार्तंड के। हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे गिरीश चंद्र घोष। स्टेट्समैन के संपादक थे रॉबर्ट नाइट। ट्रिब्यून के संपादक थे दयाल सिंह मजेठिया। ट्रिब्यून के संपादक कौन कौन थे, दयाल सिंह मजेठिया। केसरी एवं मराठा के संपादक, ये तो सब जानता है, बाल गंगाधर तिलक। लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय और सुधारक के संपादक गोपाल गणेश आगरकर। ये सब याद रखना है। ये इस बार द हिंदू का आया है, अगले बार कोई दूसरे अखबार का आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 107 नंबर वाला। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये वाला हल्का क्वेश्चन है, ये सब जानता है यार, बहुत बहुत सारे एग्जाम में आता भी है। इसका आंसर होगा बी, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के इसमें गरम दल नरम दल एक हुआ था और 1916 के अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में ही इसमें लीग ने समझौता किया था कांग्रेस से, और उस समझौता दोनों का एक ही दिन हो रहा भी था सबमिट। प्रथम उग्रवादी जिन्हें वर्ष 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, मतलब 1907 में जो कांग्रेस में विभाजन हुआ था गरम दल नरम दल में, तो फिर ये 1916 में मिला था। द्वितीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर वाला। 108 नंबर वाला क्या कहता है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन के कैसे प्रभावित किया। ये कह रहा है निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ, ये हुआ था। इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा था, ये गलत है। इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ था, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 वाला। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। ये कह रहा उपनिषद, बी कह रहा यजुर्वेद, सी कह रहा ऋग्वेद, डी कह रहा एक से अधिक, डी कह रहा एक से अधिक, ई कह रहा इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, 109 का आंसर होगा ए वाला उपनिषद। प्रथम विश्व युद्ध, उपनिषद का आंसर 109 का आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन 110 है, 110 नंबर वाला, ये हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, री एग्जाम वाला। टीआरई 3 के हिस्ट्री का री एग्जाम वाला जो हुआ था उसका 110वां ये हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। आगे ज्योग्राफी है। 110 नंबर वाला क्या कह रहा है, स्टेलिन ग्रांड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी। स्टेलिन ग्रांड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी। एक कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, ये नहीं है। इटली और फ्रांस, जर्मनी और सोवियत संघ, ये हुआ है। ये आंसर होगा इसका, जर्मनी और सोवियत संघ। 110 का सी। हिस्ट्री खत्म हो गया। री एग्जाम का 6 to 8 वाला खत्म हुआ है अभी हिस्ट्री। हम लोग ये फिर इसके बाद ज्योग्राफी करेंगे और पॉलिटी करेंगे, और फिर 9-10 वाला करेंगे। 9-10 वाला 1, 2, 3 और री एग्जाम वाला मिला के 4 हो जाता है, 4 एग्जाम का। क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, टीआरई 2 का कंप्लीट कर चुके हैं और टीआरई 3 का भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये री एग्जाम वाला चल रहा है, ये री एग्जाम में भी हिस्ट्री वाला आज कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का करेंगे 40 क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में पॉलिटी का करेंगे। हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो आराम से निकल जाएगा अच्छे नंबर से। कट ऑफ देखने का जरूरत भी नहीं, 70 है 75 है वो सब का नहीं, सीधा हाईएस्ट नंबर सोचना है। क्योंकि सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है जितना सही और लगभग सही के बीच होता है। थोड़ा सा ही फासला होता है, बारीक बाल के बराबर। कोई रेस जीत जाता है सेकंड में, कोई 1 सेकंड पीछे रह जाता तो हार जाता है। इसलिए हम लोग को अच्छे से मेहनत करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके फिर आगे अच्छे से उसका पढ़ाई कर। हम लोग टॉपिक वाइज भी करेंगे, जितना अभी टॉपिक निकल रहा है सबको नोट करके एक बार हम लोग टॉपिक वाइज जितना जितना हुआ है सबको टॉपिक वाइज करेंगे। फिर घटना चक्र का जितना भी क्वेश्चन होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम में आया हो, चाहे वो मतलब यूपी में आया हो घटना चक्र में, जो सिविल सर्विस वाला होता है, बीपीएससी लगती है जो, बीपीएससी का ये घटना चक्र का लगभग 60-70% लड़ जाता है। वो घटना चक्र नहीं जिसमें बिहार का सिर्फ आया, वो घटना चक्र जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपीएससी का भी है, और केंद्र सर्विस वाला भी है यूपीएससी का, और यूपी के पीसीएस का, झारखंड का भी है। उसमें सभी एग्जाम, उसमें भूगोल में 26,000 क्वेश्चन है, इतिहास में तो उससे अधिक है। वो सभी हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक बार टॉपिक वाइज भी देख लेंगे और एक तरफ सीरियल भी चलेगा, सीरियल वाइज।